सभी सखियों को राजुल और मंजरी वर्मा का नमस्कार। और साथ ही साथ विजयदशमी की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखो ना, आज मंजरी चारों तरफ कितना उल्लास है, सब कितने खुश हैं। बिल्कुल। और कहीं लगदग पोशाकें हैं, कहीं पे पकवानों की खुशबू है, और इसके साथ हमारे पास कुछ मीठे मीठे गाने हैं और हमारे सुनने वालों की बातें भी हैं और साथ में हमारे पास कुछ आज मीठे मीठे व्यंजन भी हैं। हाँ। और राजीव जी, सुबह से हम देख रहे थे कि सब लोग अपने दरवाजे पर आज के दिन, दशहरे के दिन बंधनवार बना के गेंदे के फूल के और आम के पत्तों की बांधते हैं। तो सब लोग सुबह सुबह घर वर धो धा के, गाड़ी धो करके उसमें बांधते हैं। गाड़ी पर भी आज पूजा करते हैं, अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं और साथ में दरवाजे पर भी लगाते हैं बंधनवार। तो पूरा जो घर से निकलते देखा कि सबके घर दरवाजे इतने सुंदर लग रहे थे और कुछ लोगों ने तो रंगोली तक निकाल के रखी थी। सोचिए आप, इतना तो सजे हुए द्वार चौबारे उत्सव का असली जो रौनक है वो बता देते हैं कि बस आ गई है। और सोचो ना, ये मंगलाचार जो होता है ये कितना अच्छा है, जो कि अयोध्या में तब शुरू हुआ होगा जब राम आने वाले होंगे, विजय उनकी समाचार मिला होगा। तो ये जो शुभ शगुन हमारे यहाँ देश में मनाने का, एक इस तरह से व्यक्त करने का जो एक चलन है वो बहुत सुंदर है। और उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें अपनी तरफ से कुछ और कलात्मकता जोड़ देते हैं, कुछ और बातें जोड़ देते हैं, तो उसका फिर मजा ही कुछ और हो जाता है। हमें याद है कि दशहरे के दिन जब कभी कभी उस एक जमाने में क्या होता है, फूल वूल नहीं इतने ला पा रहा है कोई, तो घर में ही पतंगी कागज से फूल बनाए जाते थे, उसकी बंधनवार से टांग दिया जाता था। या फिर वो तिकोने वाले बनाए जाते थे, झालर टाइप की, वो बना करके टांगी जाती थी। मतलब किसी भी तरह से आप अपने हुनर से, अपने हस्त कौशल से वो घर को सजा लेते थे, तो त्योहार का मजा दुगना हो जाता था। और अपने बढ़िया, जैसे आपने बोला ना, चमकदार बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े पहन के सब लोग तैयार रहते थे, तो एक श्रृंगार भी हो जाता था घर में सबका। तो रौनक देखते हुए बनती थी। तो घरों की तो बात ये रही। और आज तो दुर्गा पंडालों में भी, माता दुर्गा के पंडालों में भी खूब धूम है, खूब रौनक है। और जो रामलीला के मंच हैं वहां पर भी बड़ी रौनक है, बहुत चारों तरफ शोभा ही शोभा है। आजकल तो रामलीला देख करके बहुत अच्छा लगता है और बचपन के दिन याद आते हैं जब हम लोग खुद जाते थे छोटे से पापा लोग के साथ में देखने रामलीला। तो वो जो सामने से देखते थे उसका आनंद ही कुछ और है। आजकल हम लोग टीवी पर देख लेते हैं रामलीला, और कितना आनंद आता है उसे भी देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यादें भी ताजा हो जाती हैं जो हम लोगों ने बचपन में देखा था या सुना था, वो सब एक साथ ताजा हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसा भी होता है कि कहीं पर नीलकंठ देखा जाता है, बहुत शुभ माना जाता है नीलकंठ। कहीं पर दही और चांदी का सिक्का, अलग अलग तरह से दशहरे को का जो दिन है उसका शुभारंभ करने का सबका तरीका होता है। हाँ बिल्कुल राजीव जी। और साथ में ये भी देखा है कि कई बार घरों में वो कांच की छोटी सी बोतल लेके उसमें मछली भी लेके आते थे, पानी में डाल के छोटी सी मछली, 2 मछलियां तैरती रहती थी, तो वो भी घर घर जाके बच्चे दिखाते थे, तो देख के शुभ माना जाता था। तो हम लोग उसमें कुछ उसको पैसे दिया करते थे, तो वो भी अच्छा लगता था। क्योंकि नीलकंठ तो जब कभी हम निकल रहे तो हमें दिखता था नहीं, लेकिन मछली हुई और जैसा आपने दही बोला था, ये सब देखना आज के दिन शुभ माना जाता है। और घरों में जो दशहरे की पूजा होती है, आंगन में लेप करके गोबर से लीपा जाता है, चौक बनाई अलग अलग तरह से पूजा होती है। वैसे दशहरे का अगर हम किसी भी तरह से इस उत्सव को मनाएं, लेकिन उसके मूल में तो यही बात है ना कि जो बुराई है वो आखिरकार हारती है, चाहे वो कितनी शक्तिशाली हो, और जो अच्छाई है वो हमेशा जीतती है। बिल्कुल। और इसलिए अच्छाई का दामन थाम के रखे, है ना। और सच्चाई जिसे कहते हैं, सच और झूठ, तो हमेशा सच के साथ चले, अच्छाई के साथ चले, तो झूठ और ये जो बुराई है ये एक दिन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इनकी समय लेते हैं, लेकिन एक दिन वो आता है दिन की भाई सच सच हो जाता है और अच्छाई अच्छाई हो जाती है। बिल्कुल। तो इस बात को अपने मन में उतार कर कि अज्ञान से हम ज्ञान की ओर बढ़ें, बिल्कुल, अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ें, असत्य से सत्य की ओर बढ़ें, और इसमें हमारी प्रेरणा है श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बने चाहे जग वाले सारे, राम जी से तारे तो कौन उसे
मारे। बैरी बने चाहे जग वाले सारे, राम जी से तारे तो कौन उसे मारे। ओ राम जी से तारे तो कौन उसे मारे। पांडुरंग 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 पांडुरंग। ना कोई छोटा यहाँ ना कोई बड़ा यहाँ, ना कोई छोटा यहाँ ना कोई बड़ा यहाँ, ना कोई ऊंचा यहाँ ना कोई नीचा यहाँ, हो ना कोई नीचा यहाँ। भेद ना कोई जाने सबको बराबर माने, भेद ना कोई जाने सबको बराबर माने। वो तो है सबका पिता, माने कोई या ना माने, वो माने कोई या ना माने। पंडित हो या कोई मूर्ख हो प्यारे, राम जी से तारे तो कौन उसे मारे। हो राम जी से तारे तो कौन उसे मारे। पांडुरंग 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 पांडुरंग। चाहे गिर आए घटा चाहे तूफान हो उठा, चाहे गिर आए घटा चाहे तूफान हो उठा। उसने जब याद किया दुख सब देता मिटा, वो दुख सब देता मिटा। चाहे मुश्किल हो बड़ी लाख विपदा हो खड़ी, चाहे मुश्किल हो बड़ी लाख विपदा हो खड़ी। पल में दूर करे उसकी जो नजर पड़ी, वो उसकी जो नजर पड़ी। भर दी है झोली जो भी गया द्वारे, राम जी से तारे तो कौन उसे मारे। हो राम जी से तारे तो कौन उसे मारे। पांडुरंग 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 पांडुरंग। सही बात है, जिसके साथ श्री राम हैं तो वहाँ विजय निश्चित होती है। और श्री राम का एक तरह से वो हमारे साथ इस हमारे सद्गुणों के रूप में है। बिल्कुल, और जो अच्छी बातें हैं। बिल्कुल, और राम एक छोटा सा नाम है लेकिन उसमें शक्ति अपार है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने हृदय में हमेशा राम को बसा के रखे, जिह्वा पर राम रखे तो सब कुछ अच्छे काम होंगे। राम कहते हैं ना कि बिगड़े काम आपके बन जाएंगे, है ना। तो ये जो दशहरे का पर्व है, विजयदशमी का पर्व, जो विजय उत्सव है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। भारतवर्ष में अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग बोलियां हैं और उसी तरह से अलग अलग रिवाज हैं। तो जैसे बस्तर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है जी। वहाँ पर खूब धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, मंदिर को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है, माँ के मंदिर को। और इसी तरह से इलाहाबाद है, इलाहाबाद का भी दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पर भी झांकियाँ निकलती हैं बराबर, उस दिन बहुत धूमधाम से निकलती हैं और मार्गों पर इतनी रोशनी होती है। और जो मेला लगता है और मेले में तरह तरह की चीजें मिलती हैं, खिलौने से लेके आप चाहे श्रृंगार की चीजें ले लीजिए, चाहे घर के सजाने की है, पॉटरी, ये सब भी मेले में एक आकर्षण होता है। और बहुत सारे लोग रावण के देखने के बाद उसकी थोड़ी शॉपिंग भी करते हुए चलते हैं ना। हाँ, तो सामान खरीदते हुए, या कि फिर यूं ही ऐसे ही घूमते रौनक देखते ही वो समय बीत जाता है। उस पर भी बहुत आनंद आता है। रोशनी से भरे हुए जो सड़कें होती हैं उन पर चलने का आनंद ही कुछ होता है। और इसी तरह से बनारस का भी बहुत प्रसिद्ध है दशहरा, वहाँ पर भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो इसी तरीके से
दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो मधिकेरी का दशहरा जो है वो भी बहुत फेमस है। हाँ, कर्नाटक के मधिकेरी शहर में दशहरा पर्व जो है वो 10 दिनों तक शहर के 4 बड़े-बड़े मंदिरों में अलग तरह से आयोजित किया जाता है और इसकी राजुल जी 3 महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। और भाई रौनक तो उस समय देखने की बनती, क्योंकि इतनी भयंकर तैयारी होती है कि उसका भव्य नजारा होता है कि लोग मोहित हो जाते हैं उस दृश्य को देख करके। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के ढालपुर मैदान में भी मनाया जाने वाला जो दशहरा है वो भी दुनिया का बहुत ही प्रसिद्ध दशहरा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया गया था और 17वीं शताब्दी से ये मनाया जा रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर लोग अलग अलग भगवानों की मूर्ति को सिर पर रखकर भगवान राम से मिलाने के लिए लेके जाते हैं और यहाँ पर करीब 7 दिनों तक, मतलब हफ्तों तक वो उत्सव मनाया जाता है। तो सोचिए कि कितना रौनक लगती होगी जब सब सर पे लेके तरह तरह के भगवान आ रहे हैं राम जी से मिलने, तो वो हृदय को एकदम आनंदित कर देता है। ये तो है। और इसके अलावा जो दशहरा उत्सव की धूम है वो बंगाल में बड़ी विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बंगाल में माँ दुर्गा का पूजन होता है और इस दिन माँ वापस जाती हैं तो उसका भी एक अलग ही उल्लास होता है। चारों तरफ माँ के पंडाल में उस दिन इतनी भीड़ भाड़ और पूजा भोग ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं और इसके साथ ही साथ बहुत जो थीम पर आधारित जो पंडाल होते हैं उनको देखने का एक अलग ही आनंद होता है। अलग अलग थीम होती है, कभी किसी पर्यावरण प्रदूषण से बचने वाली थीम होती है, कभी जल बचाओ, इस तरह के संदेश देने वाली, संदेश पर जैसे कि पर्यावरण पर करना है उसकी बात है और वायु प्रदूषण के पंडाल बनाए जाते हैं। और इसमें भारत के साथ साथ जो बंगाल की संस्कृति है उसको भी देखा जा सकता है, बड़ी भव्यता के साथ नजर आती है। और इस दिन राजुल जी सब जो महिलाएं होती हैं वहां पर वो बहुत अच्छे से जो साड़ी पहनने का तरीका होता है उनका बंगाली साड़ी और पूरा श्रृंगार करती हैं, तो वो भी देख के बहुत अच्छा लगता है कि साक्षात लगता है खूब सारी देवियां उतर आई हैं ऐसा लगता है। और फिर गुजरात की बात करें, गुजरात का तो गरबा मशहूर है और वहाँ पर आज के दिन भी बहुत जबरदस्त गरबा होता है और साथ ही साथ रावण का पुतला जलाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर आप कुछ बताने वाली हैं। और वो बताने वाले कि यहाँ राजस्थान में कोटा में भी 25 दिनों तक लगातार यहाँ पर मेला होता है और इसकी शुरुआत जो है 125 वर्ष पूर्व महाराज भीम सिंह द्वितीय ने की थी और इस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाता है और साथ में भजन कीर्तन होते हैं और साथ में प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। तो कहना चाहिए कि भजन कीर्तन जब सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी एक अपना अलग आनंद होता है, उसमें बच्चे और बड़े सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बड़ा ही अलग ही तरह का आनंद हो जाता है। डोला रे डोला रे डोला रे डोला हे डोला रे
मंजरी, हम डोल तो रहे हैं पर अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। मंजरी, आज विजयदशमी के उल्लास के साथ साथ आज की ये जो तारीख है ये बहुत खास है और हमारे जो सुनने वाले हैं हमारे साथ जो लगातार जुड़े रहते हैं वो याद दिला रहे हैं, तो हम चलो आज अपना ये पिटारा खोल ही देते हैं और बता देते हैं अपने सभी सुनने वालों की कि आज हमारे इस पिटारे में सखी विशेष में एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा विभा चौधरी जी हैं और इसके साथ ही साथ आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है उसके बारे में भी बात करेंगे और आज है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, हाँ, है ना, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर कलाम की जन्म तिथि भी है और उनको याद करते हुए ये दिन मनाया जाता है। तो हम इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले उस चमकते हुए सितारे की बात करें जिसका अभी जिक्र किया था। आज सखी विशेष में हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं और ये एक बहुत जानी मानी जो भौतिक शास्त्र की वैज्ञानिक रही हैं, भौतिक विज्ञान की। भारत में ऐसा भला कौन होगा जिसने जहांगीर भाभा और विक्रम भाई साराभाई का नाम ना सुना हो, बल्कि ये तो पूरी दुनिया इनके नामों से परिचित है। लेकिन इनके साथ काम कर चुकी भौतिक विज्ञानी विभा चौधरी के नाम से बहुत लोग अनजान होंगे, जबकि उनके काम की एक लंबी लिस्ट है। बिल्कुल, और उन्होंने विज्ञान संसार में उस समय प्रवेश किया जब इस क्षेत्र में महिलाएं ना के बराबर होती थी और 1934 और 36 के स्नातकोत्तर यानी एमएससी में भौतिक के बैच में वो एकमात्र छात्रा थी। उस समय क्लास में कुल 24 विद्यार्थी थे। सोचिए आप, क्या इतनी गर्व की बात है ना। 24 में मतलब 23 में से एक अकेली लड़की। बिल्कुल। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान में जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी वहीं प्रोफेसर डी एम बोस के साथ वो उनके साथ शोध कार्य में भी जुट गई। तो और इसके बाद बोस इंस्टीट्यूट जब खुला तो उन्होंने वहां पर फोटोग्राफिक प्लेटों का उपयोग करके मेसान की खोज पर संयुक्त रूप से डॉक्टर बोस के साथ काम शुरू किया और इस बीच उनके कई पेपर भी प्रकाशित हुए। ये 1938 से 1942 के बीच की बात है। कितनी का उस उम्र में उन्होंने ये चीज करी। उस समय में उस समय में कहा जाए कि उन्होंने ये चीज की तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्हीं दिनों विश्व युद्ध छिड़ गया था, तो उस दौरान जो ये प्लेटों पर काम हो रहा था तो ये संवेदनशील इमल्शन प्लेट्स होती थी, इनकी कमी हो गई। बिल्कुल। तो इसके चलते उन्होंने अपना काम जारी नहीं रख पाई और तब पीएचडी के लिए वो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय गई और जहाँ पे 1945 में वे PMS ब्लैकेट की ब्रह्मांडीय किरणों की प्रयोगशाला से जुड़ गई और प्रोफेसर ब्लैकेट को नोबेल पुरस्कार वो विजेता है वो, है ना। तो उनको बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, उनके साथ भी उन्होंने काम किया। फिर 1949 में जब वो भारत आई तो उन्होंने जहांगीर भाभा के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला जो ब्रह्मांडीय किरणों पे, जहाँ पर वो पहले एक बार प्रोफेसर ब्लैकेट के साथ काम कर चुकी थी इसी विषय पर, तो वहाँ वो भी जहांगीर भाभा भी इसी विषय पर काम कर रहे थे ब्रह्मांडीय किरणों के क्षेत्र में। तो उनके साथ भी उसी संस्थान में वो 1957 तक रही। क्या बात है। और अनेक महत्वपूर्ण और शोध कार्यों से वे जुड़ी विभा चौधरी 1913 में जन्मी थी। ये उस समय की बात थी जब स्त्रियां घर से में ही सीमित रहती थी और ऐसे में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान ने भारत से भी बाहर कीर्तिमान स्थापित किए। और 1954 में वो मिशिगन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग रिसर्चर रही और इसके अलावा उन्होंने कोलार गोल्ड प्रयोग पर भी काम किया। तो वो एक आजीवन सतत साधिका रही, शोध पढ़ने और पढ़ाने से जुड़ी रही। 2 जून 1991 को उन्होंने इस संसार से विदा ली। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने HD 86081 नाम का एक तारा है, उस तारे को ये संख्या नाम दी गई है। तो उस तारे का नाम उन्होंने फिर से उसका एक नामकरण किया और उसका नाम रखा विभा।
क्या बात है। तो उनका मेहनत रंग लाई जिसे हाँ, कहते तो हैं। ये उनके काम को एक सम्मान देने के लिए, उनके काम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जो उन्होंने अथाह काम किया था, तो दूर ही सही लेकिन वो सितारा अपनी चमक से हमेशा उनकी याद दिलाता रहता बिल्कुल। है। और ये ऐसी जब बातें हम लोग करते हैं, जिक्र करते हैं इन लोगों का, महान लोगों का जिन्होंने कुछ किया है, तो उससे बहुत सारे सभी लोग को प्रेरणा मिलती कि कुछ हम लोग भी ऐसा सब मिलकर कुछ ऐसा करें अपने क्षेत्र में, हाँ, है ना? बिल्कुल। चांद के पास जो चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है। जब से तुम हो मेरी निगाहों में, जब से तुम हो मेरी निगाहों में, हर नजारा हसीन लगता है, हर नजारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। प्यार की अमानत है, प्यार के पास जो, प्यार के पास जो सहारा है, वो सहारा हसीन लगता है, वो सहारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। रात तन्हाइयों की दुश्मन है, रात तन्हाइयों की दुश्मन है। रात तन्हाइयों की दुश्मन है, हर सफर हम सफर से रोशन है। मौज के पास जो, मौज के पास जो किनारा है, वो किनारा हसीन लगता है, वो किनारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। क्षमा के पास जो, क्षमा के पास जो शरारा है, वो शरारा हसीन लगता है, वो शरारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है, चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है। तो खूबसूरत से उस सितारे को सलाम जो कि अपनी चमक से हमेशा रोशन करता रहता है दुनिया को। वैसे मंजरी, अगर सितारों की बात करें तो
सूरज वो भी तो एक तारा ही है। चमकता हुआ सितारा है, प्रकाश देता है, जीवन देता है। और किसी ने कहा था, एक आदरणीय, किसी ने क्यों, हमारे आदरणीय भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने ये कहा था, और इस कोट को हम जगह जगह प्रेरणा इससे पाते रहते हैं कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह चलो। बिल्कुल। और इसी तरह कलाम जी ने ये भी शिक्षा से जुड़ी हुई बात कही है कि शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। और अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। वाकई सम्मान है। तो आज उनकी पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ कलाम की जन्मतिथि है, जिसे पूरा विश्व मनाता है छात्र दिवस के रूप में। और 15 अक्टूबर सन 1931 को जन्मे डॉक्टर कलाम ने विज्ञान क्षेत्र को समृद्ध किया। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उनके कार्य हो या भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में आम लोगों के हृदय में उनका सम्मान हो, हर रूप में उन्होंने एक मिसाल ही कायम की है। और उन्हें मिसाइल मैन भी इसीलिए कहा जाता है, बड़े सम्मान से। खासतौर से भारत के सिविलियन स्पेस और मिलिट्री मिसाइल प्रोग्राम में उनका जो अभूतपूर्व योगदान रहा, उसको देखते हुए तो उनको ये उपाधि दी गई थी, कहते थे मिसाइल मैन की। फिर विद्यार्थियों को दिए उनके बेमिसाल लेक्चर्स भी बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने छात्रों को हमेशा शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की के लिए प्रेरित किया, उसकी सलाह दी। और उनकी बातें ऐसी होती थी कि जो सुनने वाले होते थे, बच्चे होते थे, वो उत्साह से भर जाते थे। लगता था उन्हें कि हाँ, जीवन में आगे बहुत कुछ करना संभव है। बिल्कुल। और प्रेरणा बच्चों को मिल जाती थी। और इसी तरह 2010 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उनके जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। और 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम इस नश्वर शरीर को त्याग कर पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनके प्रेरणास्पद विचार और भाषण आज भी अंधेरों से उजाले की ओर बढ़ने की दिशा दिखाते हैं, है ना। तो उन्होंने जैसे ये बात कही थी कि अपनी कमजोरियों को अक्सर ऐसा होता ना कि हम स्वीकार नहीं कर पाते, तो इस बारे में उन्होंने ये बात कही थी। मंजरी, बातें अभी हम आगे और करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो अंतराल के बाद एक बार फिर हम जुड़ गए हैं। अब स्वागत करते हैं, फिर से स्वागत करते हैं। और इसी वजह से आज डॉक्टर कलाम को बहुत श्रद्धा से याद किया जाता है, जो उनके जो बेमिसाल काम होते थे और जो उनका एक मिसाल कायम करने वाली बात थी, जैसे पथ प्रदर्शक के रूप में वो सदा रास्ता दिखाते रहे। और उनके जो विचार हैं, जो उनकी कही बातें हैं, तो अगर उनको आप ध्यान से सुने और आत्मसात करें तो आपको बहुत संबल मिलेगा बढ़ने के लिए, प्रगति के रास्ते खुलेंगे आपके। तो मुझे लगता है कि महापुरुषों के विचार जो हैं उनको हमेशा अपने दिल में बसा के रखना चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि आज 15 अक्टूबर का दिन है, तो भाई आज एक खास दिन और है जिसकी तरफ हमारे जो सुनने वाले हैं वो बड़े जागरूक रहते हैं, हमारी सखियां भी और सुनने वाले वो और जो देख रहे हैं वो भी, कि हमेशा तुरंत उस बात को याद रखते हैं और उस बारे में जानकारियां भी हमारे साथ साझा करते हैं। तो बहुत सारी जानकारियां तो साझा कर चुके हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की बात कर रहे हैं, जो कि विश्व में ग्रामीण महिला दिवस जो है हर बार 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये बहुत सारी महिलाएं जो कि कृषि श्रमिक के रूप में काम करती हैं या खाद्य या किसी अन्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उनको समर्पित है। बिल्कुल। और इस विशेष दिन का उद्देश्य है कि ऐसी महिलाओं को महत्व समझा जाए, लोग उनकी भूमिका को लेकर जागरूक रहें। और खास बात तो यही है ना कि देखो, कृषि विकास है, ग्रामीण विकास है, खाद्य सुरक्षा है और गरीबी उन्मूलन है,
इन सभी क्षेत्रों में जो महिलाओं की भूमिका है उसके बारे में लोगों को बहुत कम पता रहता है, या अगर मालूम भी रहता तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान नहीं देते। और देखा जाए तो राजू जी, जो महिलाएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्या सभी जगह देख लेंगे, हम बात करें यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं के बारे में, तो उनका जो सुबह से वो उठ जाती है और दिन भर सारे वो काम पूरे परिवार के लिए करती रहती है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, खेती का हो, वो लगातार काम करती रहती है, लेकिन वो अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो वो नहीं दे पाती हैं और हम भी नहीं दे पाते जी। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 अक्टूबर 2008 को पहले अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की घोषणा की थी, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं अपने दायरे में सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती हैं और मौसम के बदलाव के साथ पूरी तरह तैयार करती हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी हाथ बटाती हैं। फिर भी लिंग असमानता और सामाजिक बंधनों और तेजी से बदलती आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरण संबंधी स्थितियों के कारण पुरुषों और शहर में रहने वाली महिलाओं के मुकाबले उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। देखो सच बात तो है ये कि बहुत सी बातें ऐसा होता है कि उन्हें नहीं पता जो आज के समय की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी जो खूबियां हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि वो खूबियां तो बिल्कुल अलग ही है, खूबियों से भरी होती है। हाँ। चाहे वो चक्कियां चलाना हो, चाहे सूप से पछोरना हो, चाहे तो ऐसी और मेहनत हो, किसी भी तरह लगन से कुछ काम करना, तो ऐसा बहुत सी चीजें हैं उनके अंदर जो कि अनदेखी रह जाती हैं, अनजानी रह जाती हैं। और उसके मुकाबले में जो शहर में रहने वाली महिलाएं हैं वो ज्यादा उनको बढ़ने के अवसर मिल जाते हैं, वो पीछे रह जाती हैं। तो इस सब तरफ ध्यान जाए और इस और हमारा पूरी तरह से हमारे अंदर जागरूकता पैदा हो, इसीलिए इस दिन को खास तौर से मनाया जाता है। वैसे ये बात तो है ना कि जो पास में होता है ना और जो आसानी से उपलब्ध होता है, अक्सर हम उस पर ध्यान नहीं देते। और हमारी जो ग्रामीण महिलाएं, अभी तो परिवर्तन आ गया कि जो हुनरमंद है वो अपनी हुनर को, प्रतिभा को निखार रही है। चाहे वो कढ़ाई बुनाई ले लो, चाहे आप कुछ भी ऐसे घर में कुछ पापड़ चिप्स बनाने का काम, इस तरह का भी काम करके वो अपनी आर्थिक स्थिति में घर की और समाज की बराबर योगदान देती रही। तो ये सब जो छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, इन सब को ध्यान में रखा जाए। इसी तरह से हर दिन की जैसे थीम होती है, तो इस बार की ये थीम है रूरल विमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। क्या बात। तो खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और खेतों में उनका मतलब ये एक बहुत काबिले तारीफ बात है कि घर में अपना पूरा योगदान देने, घर की पूरी जिम्मेदारी संभालने के अलावा वो खेतों में भी बराबर काम करती हैं और पूरा योगदान देती हैं। फसल काटने से लेकर पूरा काम वो करती, देख रेख करती, पशुओं को संभालती हैं। तो कहना चाहिए एक घर की जो महिला है वो पूरा काम संभाल लेती है, उसके कंधों पे सारा बोझ रहता है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यही स्थिति दिखाई देती है। तो ऐसी सभी महिलाओं को आदर और सम्मान मिलना चाहिए और उनके साथ ही। अच्छा, हमें अब क्या करना चाहिए? हमें तो गाना सुनना चाहिए। छोटे छोटे अरमान
छोटी छोटी मुट्ठियों में बंद है खुशियाँ, छोटी सी दुनिया हम हैं दिलों की शहजादी, चांददारी जेब में है। बहुत सारे चांद तारे मुट्ठियों में लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी के कितने सारे रास्ते खुल जाते हैं मंजिल। और बिल्कुल खुल जाते हैं राजू जी, जब हम ग्रामीण इलाकों में होते हैं, गाँव में होते हैं, तो खुला आसमान होता है ना, और रात में जब चांद तारे दिखते हैं उसको तो देखते ही बनता है। तो हमारा जो ये गीत था वो गाँव की उसको परिदृश्य को दिखाता हुआ और साथ ही साथ जो अभी हमने डॉक्टर कलाम की बात की थी, जो बच्चों से बड़ा जुड़ाव रखते थे, छात्रों को बहुत अच्छी तरह समझाते थे। देखिए ना गाना कितना दोनों उसमें गानों की तो बात यही है ना कि चला गया, हर रंग दिख जाता है, आसमान तारों पे आ गया है ना। तो आज कल की बात हम करते हैं कि कल है 16 अक्टूबर। तो कल क्या है बताइए? 16 अक्टूबर भी एक महत्वपूर्ण दिन होता है, खास तौर से भाई खाने पीने की बात है, क्योंकि अब दशहरा है आज और बहुत सारे व्यंजन बन रहे हैं। तो जरा खबर ले ली जाए कि विश्व खाद्य दिवस पे क्या होता है। हाँ बिल्कुल, 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और 1945 में यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसी स्थापना दिवस को सम्मान देने के लिए या इसी स्थापना दिवस की याद में पूरी दुनिया में ये विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और विभिन्न देशों के अलावा विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द्वारा भी मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के बाद ऐसा हुआ था कि बहुत दिन तक वो खाली स्थापित रहा था और उस समय कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर 1979 में इसके सदस्य देशों ने मिलकर ये फैसला किया कि एक खास दिन हम इस नियत करें जिस दिन इसको मनाया जाए। और इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि खाने पीने की बात पर सबका ध्यान जाए। बिल्कुल, क्योंकि विश्व की बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो कि कम खाने से या भुखमरी से और जब खाना अच्छा नहीं होता है तो जो लोग हैं बच्चे से लेकर बड़े तक सब कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो ये है कि भोजन जो है वो सभी के लिए जरूरी। अन्न कहते हैं अगर खेत में अन्न उपजा है तो वो एक चींटी से लेके चिड़िया से पक्षी से लेकर के इंसानों तक सभी के लिए अन्न के दाने महत्वपूर्ण है। सबका हक है क्योंकि छोटा सा दाना होता है तो चिड़िया भी आराम से मुंह में ले लेती है ना। कल्पना कीजिए तो कितना अच्छा लगता है कि गेहूं का दाना हो या किसी दाल का दाना है या सरसों का दाना हो, छोटा सा होता है लेकिन चिड़िया आती उसे चुग लेती है। चींटी एक दाने को दबा के बहुत दूर तक जाती है, जहाँ उसका ठिकाना होता है वहां पर धीरे कुतर के खाती है। दाने पर सबका नाम लिखा तो भाई खाने की बात अगर होती है तो खाना सबसे जरूरी है जीवन के लिए। तो और ये जो जरूरी चीज है, बिल्कुल, और उचित चीज है जीवन के लिए, वो सबको मिले, सबको उपलब्ध हो और साथ ही साथ पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन उपलब्ध हो, इस तरफ सबका ध्यान जाए, इस बारे में जागरूकता हो। और साथ ही साथ इससे जुड़ी जो जानकारियां, इससे जुड़े जो विशेषज्ञ हैं वो इस बारे में सबको बताते रहते हैं। तो इस तरह के जो कार्यक्रम
कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ये एक दिवस रूपरेखा तैयार जी। की जाती है, वो सब वो इस दिन से ही जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और देखा जाए तो हमारे तरफ चारों बहुत सारे रंग बिखरे हुए, तो ऐसी थाली में भी वो रंग बिखर जाते हैं जब भोजन के, तो हाँ। उसमें पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स सब चीज इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर वो थाली सबके पास जाएगी तो सोचिए सब कितने स्वस्थ और खुश संपन्न रहेंगे, है ना? बिल्कुल। तो अगर हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई दिन विशेष है, जी। तो उस दिन विशेष को यही सोचकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि भई फलाँ इसको ऐसे मना रहा है, हाँ। फलाँ इसको ऐसे मना रहा है, बस ये सुन के। बल्कि उससे कुछ प्रेरणा भी ले सकते हैं। जैसे कि विश्व खाद्य दिवस है, तो हम ये अपने लिए ये एक प्रयास कर प्रयास सकते करें। हैं कि हम अपने लिए संतुलित भोजन कैसे अपनों को, अपने दूसरों आस-पास को, के हाँ, लोगों को दें। संतुलित भोजन या पोषक तत्वों के बारे में बताएँ और कोशिश करें कि पोषण संबंधी सारी ज़रूरतें पूरी हों, क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल। लोग ऐसे होते हैं कि खाना तो खाते हैं, लेकिन उनकी पौष्टिकता जो है, पर ध्यान नहीं देते। उसका स्तर थोड़ा-सा जी। कम होता है। क्योंकि आजकल लोग, राजू जी, देखा है फास्ट फूड पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ। तो फास्ट फूड की बजाय अगर आप घर का बना दाल चावल रोटी सब्जी सलाद है, फ्रूट जूस है, ये सब फल वल खाते हैं, हाँ, जिसमें सभी तत्व हाँ हों। सभी तत्व होते हैं, अगर वो खाते हैं और वो भी ताजा खाते हैं, बासी नहीं खाएं, खुली चीजें नहीं खाएं, तो अगर इस तरह से आप खाते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। और बच्चे आनाकानी करते हैं तो उनको आप बहला फुसला के कहानी सुना करके आप किसी भी तरह से उनको वो हरी चीजें, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती वो नहीं खाते, तो आप उसको किसी और रूप में खिलाइए। बिल्कुल। तो और ऐसा करने से ही हमारे अंदर भोजन की जो ताकत है, कहते हैं ना कि भोजन ही हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है, तो वो जो ईंधन है वो सुचारू रूप से काम बिल्कुल कर पाता है। ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को भोजन अच्छा, के हमें द्वारा। किस चीज से ऊर्जा मिलती है? हमें तो गाने से मिलती है ना। तो भाई चलो गाना जी, सुन लेते जी। हैं।
तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीं थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी कैसे सज मिलती जाती है? नहीं, हम पूछने वाले थे कैसे मिलती है। भाई वो तो तब मिलती है जब कुछ मीठा खाने को मिलता है। तो फिर बता दे। तो बता दो। तो हम सखियों को बताते हैं पके केले की बर्फी। तो इसके लिए सामग्री सखियां नोट कर रही होंगी, मतलब रेडी तो रहती हैं, उन्हें पता ही आज रेसिपी बताएंगे। तो इसकी आवश्यक सामग्री क्या लेनी कि 4-5 पके केले, 2 बड़े चम्मच घी, देसी घी, और 1 से 1.5 कप दूध, 1 कप चीनी, 1 कप नारियल कसा हुआ, 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और आधा कप अखरोट। और सजावट के लिए आप बादाम या अखरोट के टुकड़े ले सकते हैं। चौथाई छोटा चम्मच इलायची पाउडर ले लीजिए। और अब आपको इसको बनाना कैसा है कि केले को छील कर अच्छे से मैश कर लें, फिर एक गहरे बर्तन में मैश्ड केले को दूध में मिलाकर पकने के लिए गैस पर रख दें। जब केले में पड़ा सारा दूध सूख जाए तो गैस बंद कर दीजिए। अब कढ़ाई में घी डाल के, फटेगा नहीं दूध? नहीं, कैसे फटेगा? अब बर्फी हम बना रहे हैं ना तो हमें उसका जो सखियां होती है वो जानती कि कैसे दूध में केले को मिलाना है। तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। तो हम बनाएंगे तो नहीं फटेगा, मुझे पता है। अच्छा। और जब केले में पड़ा सारा दूध सूख जाए तो गैस बंद कर दे। जब कढ़ाई में घी डाल के गरम करे, अब मतलब कढ़ाई में घी डाल के गरम करे और फिर उसमें केले और दूध का मिश्रण डालकर आप लगातार उसको भूनते रहें जो गाढ़ा हो जाएगा। जब मिश्रण जो है भूरा हो जाए तो उसमें चीनी, कद्दूकस किया हुआ नारियल, अखरोट की गिरी और इलायची पाउडर डालकर सूखने तक उसको भूनना है। अच्छा। और एक प्लेट में घी लगाकर चिकना कर लें, फिर उसमें मिश्रण को फैला दीजिए पतला पतला और बस ऊपर से अखरोट और बादाम सजा दीजिए। और जब ठंडा हो जाए तो आप उसके बर्फी के शेप में मनपसंद टुकड़े काट लीजिए और फिर खिला दीजिए। और हम आपको तो तभी खिलाएंगे ना जब हम जाके घर में खुद बनाएंगे। हाँ, है ना? तो बस मंजरी के जाने का और बनाने का इंतजार है और हम फिर खाकर बताएंगे कि कैसा बना है। वैसे मंजरी थोड़ी सी केसर रबड़ी और मालपुआ भी हो जाए। क्या बात है, बर्फी के साथ साथ। तो रबड़ी बनाने के लिए 1 किलो दूध ले लें, कंडेंस्ड मिल्क ले लें और 100 ग्राम पनीर ले लें। 1 चम्मच इलायची हो, केसर धागे हों थोड़े से और कटे हुए मेवे हों। अब चाशनी भी बनेगी तो चाशनी बनाने के लिए 2 कप शक्कर हो, पानी हो। और मालपुआ बनाने के लिए सामग्री चाहिए होगी 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क हो, 100 ग्राम सूजी और 50 ग्राम मैदा, 1 कप पानी, चुटकी भर बेकिंग पाउडर और तलने के लिए तेल। अब सबसे पहले हम कहाँ से तैयारी शुरू करेंगे? सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। तो 3/4 दूध को धीमी आंच पर पका लेंगे। उसके बाद जो पनीर हमने लिया है उसको आधे पनीर, मतलब थोड़ा सा पनीर छोड़ देंगे और थोड़ा सा पनीर लेके उसको मसलेंगे तो बहुत बारीक नहीं होगा, थोड़ा मोटा सा थोड़ा टुकड़े रहें। और उसके बाद उसमें बचे दूध में कंडेंस्ड मिल्क मिला लेंगे। जो 3/4 दूध लिया था, चौथाई जो बचा है उसमें मिला लेंगे और फिर गैस पर गर्म हो रहे दूध में मिलाकर इसको पकाएंगे, चलाते रहेंगे। फिर 5 मिनट बाद इसमें इलायची पाउडर और वो जो पनीर हमने टुकड़े किए थे वो मिला देंगे, वो चलाते रहेंगे। फिर कटे मेवे डालेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। अब फिर चाशनी तैयार करने के लिए क्या करेंगे कि पानी में शक्कर डाल के और चाशनी तैयार करेंगे, उसमें केसर के धागे डाल देंगे। तो चाशनी भी तैयार हो गई। अब बनाना है हमें मालपुआ। तो मालपुआ बनाने के लिए कंडेंस मिल्क, सूजी, मैदा ये सब एक साथ लेके पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर बचे हुए पनीर को बारीक सा कर लेंगे, मसल कर अच्छी तरीके से, और इसे मिश्रण में मिला के खूब अच्छी तरह से फेंटना है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल एक सार हो जाए। ऐसा ना हो कि पनीर और वो जो मिश्रण है वो अलग अलग दिखे, अच्छी तरह से हो जाए। और उसके बाद उस पर बेकिंग पाउडर डाल देंगे उसमें। अच्छा। मिश्रण में और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। हाँ, जिसमें वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो। हाँ, थोड़ा उसमें फूल जाए वो। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और फ्लैट कढ़ाई हो तो अच्छा, उसमें थोड़ा तेल बहुत भर के नहीं डालना है, थोड़ा ही तेल डालना है। और फिर एक शैलो फ्राई करना है तो 1 चम्मच से डालें, वो फूल जाएगा, पूरा बड़ा हो जाएगा और दोनों तरफ सुनहरा हो जाएगा तो उसको तल ले और फिर तलने के बाद परोसे। बिल्कुल रबड़ी लगा करके, है ना? बिल्कुल। और साथ ही साथ गानों का भी आनंद लेते चलें। बिल्कुल लेते हैं।
भाई हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन 15 अक्टूबर की जो ये तारीख है, ये हिंदी साहित्य में भी विशेष स्थान रखती है। बिल्कुल, क्योंकि आज है हिंदी के प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का आज स्मृति दिवस है। तो उनकी लिखी हुई एक रचना आप दशहरे का आज विजयदशमी का अवसर है, तो निराला जी की एक कविता है राम की शक्ति पूजा, वो बहुत प्रसिद्ध है और लंबी कविता है, तो पूरी तो नहीं पढ़ रहे हैं हम, उसका एक छोटा सा अंश पढ़ रहे हैं। कहकर देखा तुणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक 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 करता वह महाफलक, ले अस्त्र बाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया बेंधने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वामपद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग। मस्तक पर शंकरा पद पद्यों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। क्या बात है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन देखो मंजरी, समय के साथ अब हमें सखियों से इजाजत लेने का वक्त आ गया है, तो सभी सखियों को एक बार फिर दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और राजुल और मंजरी वर्मा का नमस्कार।